हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण मैथ्स में। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो एसएससी है या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम्स में मैथ्स के जो जो टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं, जिन जिन टाइप के क्वेश्चन आपसे मैथ्स के पूछे जाते हैं, उन सभी टाइप के क्वेश्चन से हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज, यानी कि औसत। ये आप सभी जानते हैं कि एवरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ अर्थमेटिक पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स के बेसिकली दो ही पोर्शन होते हैं, एक अर्थमेटिक पोर्शन और एक एडवांस पोर्शन। अर्थमेटिक पोर्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है एवरेज, यानी कि औसत। तो देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे कि एवरेज की बेसिक डेफिनेशन बताइए, तो एवरेज मेरे हिसाब से क्या है भी, एवरेज इज नथिंग बट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। जिन भी टर्म्स की एवरेज मुझसे पूछी जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, एवरेज निकालने के लिए उन सभी टर्म्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बराबर हिस्सों में बांट दूंगा। बराबर हिस्सों में बांटने के बाद एक हिस्से की जो वैल्यू होगी उसे ही मैं उन टर्म्स की एवरेज कहूँगा या औसत कहूँगा। तो देखिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे उन सभी टर्म्स को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 50 पेन है, और मैं क्या चाहता हूँ, 50 पेन को हम 10 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट के पास जो नंबर ऑफ पेन जाएं वो सेम सेम हो, इक्वल नंबर ऑफ पेन्स होने चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उन नंबर ऑफ पेन्स को, टोटल कितने पेन्स हमारे पास भाई 50 पेन है, 50 पेन को किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई 10 स्टूडेंट में। तो मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अगर मैं उस 50 को 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 5 आएगा। उस 5 का क्या मतलब है कि हर एक स्टूडेंट के पास कितने कितने पेन जाएंगे, 5-5 पेन जाएंगे। तो उन 10 स्टूडेंट्स की जो एवरेज होगी वो कितनी होगी, 5। तो मैं बेसिकली आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एवरेज क्या है भाई, एवरेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, टोटल को नंबर से डिवाइड करना होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एवरेज क्या है भाई, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिन चीजों को मुझे डिवाइड करना है उनका मैं सम करके जिसमें डिवाइड करना है उसमें, उससे क्या कर दूंगा, मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाएगी, उन ऑब्जर्वेशंस की एवरेज निकल कर आ जाएगी। देखिए, क्वेश्चन की हेल्प से भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि जैसे मुझसे पूछा गया है कि फाइंड द एवरेज ऑफ गिवन टर्म्स 1, 3, 5, 7, 11, 13, 16। ये मुझे टर्म्स दी गई हैं और इन टर्म्स की एवरेज पूछी जा रही है। तो बेसिकली क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर इन सभी टर्म्स को मैं बराबर हिस्सों में बांट दूंगा तो एक हिस्से की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए मुझे क्या करना होगा, इन सभी टर्म्स का सम करके नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना होगा। तो इनकी एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या कर दिया, इनका सम करूंगा तो 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 11 27, 27 + 13 40, 40 + 16 56। तो सम ऑफ टर्म्स जो है हमारे पास कितना आ गया भाई, 56। कितने टर्म्स में डिवाइड करना है भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, 8। इसका मतलब इन टर्म्स की जो एवरेज है वो कितनी है, 8। अगर मैं इन टर्म्स को बराबर हिस्सों में बांट दूंगा तो एक टर्म की जो वैल्यू आएगी, एक हिस्से की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 8 आएगी। उसके बाद मैं आपको एक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूं यहां से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे पास जो एवरेज आई है वो कितनी आई है भैया। अगर मैं इस एवरेज का इन सभी टर्म्स से डिफरेंस देखूं तो क्या होगा, अगर मैं इस एक की बात करूं कि ये जो एक है ये 8 से कितना कम है भाई, क्या मैं कह सकता हूं एक 8 से कितना कम है, 7 कम है, तो यहां पर मैंने -8 लिख दिया। अगर इस 3 की बात करूं, 3 8 से कितना कम है भाई, 5 कम है, यहां पर मैंने -5। ऐसे ही यहां पर मैंने -3। ये 7 कितना कम है अभी, 1 कम है। ऐसे ही 11 की बात करूं तो 11 8 से ज्यादा है, तो कितना ज्यादा है अभी, 3 ज्यादा है, तो यहाँ पर मैं +3।
अगर इस 13 की बात करूँ तो 13 कितना ज़्यादा है भाई 5 ज़्यादा है। अगर 16 की बात करूँ तो 16 कितना ज़्यादा है भाई हमारे पास 8। तो ये क्या देखा भाई मैंने हर एक टर्म का एवरेज से डिफरेंस देखा। तो अगर मैं इन सभी डिफरेंसेस को ऐड कर दूं -7 -5 -3 -1 +3 +5 +8 तो आप क्या देखेंगे इस 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, -7 -1 -8 और +8 कितना हो गया 0 हो गया। तो क्या मैंने ऑब्जर्वेशन की यहाँ से मैंने एक चीज पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर हो गया मेरा कि एवरेज का जो हर एक टर्म से डिफरेंस होता है अगर उन सभी डिफरेंसेस को मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा भाई 0 है। इसका मतलब मैंने सभी टर्म्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हर एक टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 8 आ गई। मैंने सभी टर्म्स को कितना कितना बांट दिया भाई 8 बांट दिया। 8 बांटने के बाद मेरे पास कितना बचा भाई मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास 0 बचा। तो देखिए ये पॉइंट मैं आपको क्यों बताना चाहता था, इसीलिए बताना चाहता था क्योंकि एसएससी ने इस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ हमसे। तो वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द एवरेज ऑफ x1 x2 x3 up to xn is x, then find xi minus x तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास जो टर्म्स है पहली टर्म x1 फिर x2 फिर x3 अप टू कहाँ तक जा रही है ये xn तक जा रही है। इन सभी टर्म्स की जो एवरेज है वो कितनी दी हुई है हमें x दी हुई है। तो उन्हें फाइंड क्या करने के लिए कहा गया, फाइंड क्या करने के लिए कहा है कि xi माइनस x मतलब मुझे यहाँ पर हर एक टर्म को रखना होगा। यहाँ पर दिया हुआ ना i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर कहाँ तक जानी चाहिए n तक जानी चाहिए। मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये 1 से लेकर n तक जानी चाहिए। मतलब मैंने सभी टर्म से एवरेज को माइनस करना है, मैंने सभी टर्म से एवरेज को क्या करना है माइनस करना है। माइनस करने के बाद मुझे क्या कर देना, उन्हें जोड़ देना। ये जो साइन है ये समेशन का साइन है। इसके बाद जो हमारे पास फंक्शन होता है उन सभी फंक्शन को हमें क्या करना होता है ऐड करना होता है। तो देखिए 1 से लेकर n तक मैंने वैल्यू पुट करनी है, मतलब 1 से लेकर n तक सभी वैल्यूज आएंगी। सभी वैल्यूज से मुझे क्या करना होगा, सभी टर्म से एवरेज को माइनस करना होगा। तो इससे पहले मैं आपको क्या बता चुका हूं भाई, मैं यही बता चुका हूं ना कि एवरेज का जो सभी टर्म से डिफरेंस होता है अगर उन सभी डिफरेंसेस को मैं ऐड कर दूंगा तो हमेशा मेरे पास कितना आएगा 0 आएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं ये क्वेश्चन भी वही है, तो इसका आंसर भी क्या होगा 0 होगा कि मैं सभी टर्म से एवरेज को माइनस कर दूंगा और उन सभी टर्म्स को क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा तो हमेशा हमारे पास कितना आएगा 0 आएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका। तो एक पॉइंट आप अच्छी तरह से अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि एवरेज का जो हर एक टर्म से डिफरेंस होगा अगर उन सभी डिफरेंसेस को मैं ऐड कर दूंगा तो हमेशा हमारे पास कितना आएगा 0। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको पता चल गया होगा कि कितना आंसर आएगा 0 है। तो क्वेश्चन हमसे किसी भी वे में पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है या वो डायरेक्टली भी पूछ सकता है हमारे से कि बताओ एवरेज का जो डिफरेंस होता है सभी टर्म्स के साथ उन सभी को मैं अगर जोड़ दूंगा तो कितना आएगा। तो आप डायरेक्टली उससे कह सकते हैं अभी कितना आएगा 0 आएगा। उसके बाद हाँ तो देखिए मैं आपको ये बता चुका हूँ कि एवरेज क्या होता है भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना तो हमारे पास एवरेज निकल कर आ जाएगी। तो ये तो था बेसिक मेथड या बेसिक फॉर्मूला हम कह सकते हैं क्वेश्चन को करने का। इसके अलावा हम एवरेज किस मेथड से निकाल सकते हैं, अगर हमें टर्म्स बड़ी बड़ी दी गई होंगी तो उनका सम करना बहुत ही लेंदी हो जाएगा या कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए हम उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं पहले जो आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ
उसी की बात कर लेते हैं कि एवरेज बताओ भाई 1 3 5 7 11 13 16, ये जो 7 टर्म्स दिए हैं इन सातों की सातों टर्म्स की एवरेज पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इन सभी टर्म्स में से किसी एक टर्म को एवरेज मान लूंगा अपनी तरफ से। तो मैंने क्या किया, अभी इन सभी टर्म्स में से मैंने 7 को क्या मान लिया एवरेज, मैंने क्या मान लिया, लेट द एवरेज इज 7, कि जो इन टर्म्स की एवरेज होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। या कि मैं कह सकता हूँ अगर इन सभी टर्म्स को मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, बराबर हिस्सों में बांटूंगा, तो सभी टर्म्स के पास कितना जाएगा, 7 जाएगा। तो मैंने सभी को क्या दे दिया, अभी 7 दे दिया। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इस 7 का जो एवरेज हमारे पास आई है, हमने लेट की है, उस एवरेज का इन सभी टर्म से डिफरेंस देखूंगा। अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं 1 की, तो 1 जो है 7 से कितना कम है भाई, 6 कम है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, -6 लिख दिया। अगर 3 की बात करूं तो 3 जो है 7 से कितना कम है भाई, 4 कम है, तो यहाँ पर। अगर इस 5 की बात करूं तो 5 7 से कितना कम है भाई, 2 कम। अगर इस 7 की बात करूं तो 7 का 7 से कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब क्या है, ये 0। अगर 11 की बात करूं, 11 7 से कितना कम है अभी, 4, सॉरी ज़्यादा कितना है अभी, 4 ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैंने प्लस का 4 लिख दिया। अगर 13 की बात करूं तो 13 6 ज़्यादा है। अगर 16 की बात करूं तो ये कितना ज़्यादा है। मैंने क्या किया, इस एवरेज का इस सभी टर्म से क्या देखा, डिफरेंस देखा। तो अगर मैं इन सभी डिफरेंसेस को ऐड करूँगा तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। -2 + 9 अगर मैं करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एवरेज का जो सभी टर्म से डिफरेंस था, मैंने उन सभी डिफरेंसेस को ऐड किया, तो हमारे पास कितना आ गया, 7 आ गया। इस 7 का क्या मतलब है, इस 7 का यही मतलब है कि जो मैंने एवरेज अपनी तरफ से एज्यूम की है 7, वो असल में इन टर्म्स की एवरेज नहीं है। अगर ये 7 एवरेज होती तो हमारे पास ये डिफरेंसेस जो आए हैं, इन सभी का सम कितना होता भाई, 0। इस 7 का क्या मतलब है कि मैंने सभी टर्म्स को कितना कितना दे दिया, अभी 7 7 7 7 दे दिया, उसके बाद भी मेरे पास टोटल कितना बचा, 7 बचा। तो अब इस 7 को मैं क्या करूंगा, उन नंबर ऑफ टर्म से फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, उनमें फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ये कितना बचा मेरे पास, 7 बचा। नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, अभी 7 है। तो मैं उन सभी टर्म से अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब मैंने 7 7 7 7 क्या कर दिया, उनमें बांट दिया, तो फिर उसके अलावा भी मेरे पास कितना बचा भी, 1 बचा। मतलब मैं उन सभी टर्म्स को एक एक और दे सकता हूँ। मतलब जो मेरी एवरेज है वो 7 नहीं, 7 + 1 कितनी है, 8। तो देखिए जो हमने फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करा था तो भी हमारा आंसर कितना आया था, 8 आया था। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हम उस मेथड से क्वेश्चन को नहीं करना चाहते तो इन टर्म्स में से किसी एक टर्म को हम क्या मान लेंगे भाई, एवरेज मान लेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है वो क्या है, हम डिफरेंस देखेंगे सभी टर्म से कितना है। अगर डिफरेंस का जो सम है वो 0 आ गया, मतलब जो एवरेज हमने एज्यूम की है वही असल में एवरेज है। अगर नहीं आया सम, तो अगर प्लस में आया है तो इसका मतलब एवरेज क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर माइनस में आया है तो एवरेज क्या होगी, कम होगी। तो क्या होगा, मैं क्या करूंगा, जितना भी हमारे पास डिफरेंसेस का सम आएगा उसे नंबर ऑफ टर्म में क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। उसके बाद डिवाइड करने के बाद जितना भी आएगा, अगर ये माइनस का होता तो ये 7 से माइनस हो जाता, अगर ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास जो एवरेज है वो कितनी आ गई, 8। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ आया। हाँ तो देखिए भी एवरेज के जिस टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं उस टाइप में सिर्फ 2 ही तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। या तो हमें कुछ टर्म्स दे रखी होंगी और उन टर्म्स की एवरेज पूछ ली जाएगी, या कुछ टर्म्स की एवरेज दे रखी होगी और उन टर्म्स में से कोई एक टर्म क्या होगी, मिसिंग होगी। उस मिसिंग टर्म की वैल्यू हमें निकालनी होगी। जैसे कि क्वेश्चन की बात करूं, हमें दे रखा है कि इफ द एवरेज ऑफ if the average of 23, 24, 20, 25, 28 and x is 26, find the value of x।
तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, 5 टर्म्स दी हुई हैं 23, 24, 25, 28 और जो पांचवी टर्म है वो क्या है x है। इन सभी टर्म्स की जो एवरेज दी हुई है वो कितनी दी हुई है भाई 26। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है। ये जो मिसिंग टर्म है इन पांचों टर्म्स में से जो पांचवी टर्म मिसिंग है इस मिसिंग टर्म की एवरेज निकालनी। तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे पता है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइड बाय नंबर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो क्वेश्चन में हमें एवरेज दी हुई है कितनी 26, तो मैं एवरेज की जगह पर वैल्यू रख दूंगा कितनी 26। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करूंगा तो सभी टर्म्स का अगर मैं सम करूंगा 23 प्लस 24 47, 47 प्लस 25 72, 72 प्लस 28 100 और ये एक टर्म क्या है x। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना आ गया 100 प्लस है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास भाई 5। तो अगर इस 5 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 130 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। यहाँ पर हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो कितनी है 30। ये जो मिसिंग टर्म थी, ये जो पांचवी टर्म थी वो हमारे पास कितनी आई है भाई 30। आई होप ये क्वेश्चन आपको पता चल गया होगा। तो मैंने क्या कहा, अभी जो टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं उस टाइप में दो ही तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। या तो टर्म्स दे रखी होंगी उनकी एवरेज पूछ ली जाएगी, या तो क्या होगा कुछ टर्म्स की एवरेज दे रखी होगी, उन टर्म्स में से कोई एक टर्म क्या होगी मिसिंग होगी, उस मिसिंग टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है। तो ये तो था भाई बेसिक मेथड। हमने क्या किया, फॉर्मूला रखा एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय नंबर। तो हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू निकल कर आ। देखिए अगर यहाँ फॉर्मूला आप नहीं अप्लाई करना चाहते, आप सेकंड मेथड से इसे करना चाहते हो तो भी मैं करा सकता हूँ कि सेकंड मेथड से हम क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो टर्म्स हैं वो क्या क्या दी गई हैं 23, 24, 25, 28 और जो लास्ट टर्म है वो क्या है x। और इन टर्म्स की जो एवरेज है वो क्या है भाई 26। एवरेज 26 का मतलब क्या है कि अगर मैं इन सभी टर्म्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बराबर हिस्सों में बांट दूंगा, तो हर एक टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 26। मतलब ये भी क्या होगी 26, ये भी 26, ये भी 26, ये भी 26, ये भी। तो मैंने क्या मान लिया, अभी ये सभी टर्म्स क्या होनी चाहिए थी 26 होनी चाहिए थी। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं, ये कितना होना चाहिए था, इसके पास पहली जो हमारे पास वैल्यू है इसके पास कितना होना चाहिए था, अभी 26 होना चाहिए था, 26 होना चाहिए था। मेरे पास 26 पेन होने चाहिए थे, बट है कितने मेरे पास 23 पेन है। इसका मतलब ये जो मेरे 3 पेन नहीं है मेरे पास वो किसके पास गए होंगे, वो इन चारों के चारों ये जो आदमी हैं इनमें से किसी एक के पास गए होंगे। जी हाँ, मैं कह सकता हूं कि कायदे से जो एवरेज है हमारे पास कितनी है, ये 26। मतलब ये जो सारी की सारी टर्म्स है ये कितनी होनी चाहिए थी 26 होनी चाहिए। पर ये जो पहली टर्म है ये कितनी है 23। मतलब ये अपनी वैल्यू से कितनी कम है भाई 3 कम है। तो ये जो 3 इसका गया है, 3 नंबर जो इसने छोड़े हैं वो कहां पर छोड़े होंगे, वो जो 3 नंबर इसने छोड़े हैं वो इन चारों जो टर्म्स हैं इन चारों टर्म्स में से किसी एक के पास होंगे। तो हाँ भाई मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी 26 होनी चाहिए थी। इसके पास कितना कम है भाई 3 कम है। अगर इस 24 की बात करूँ, 24 के पास 26 से कितना कम है भाई 2 कम है। तो ये जो 2 कम है ये कहाँ गया होगा, ये जो 3 टर्म्स हमारे पास बची हैं उनमें से किसी एक टर्म के पास होगा। अगर इस 25 की बात करूं तो ये 26 से कितना कम है, इसके पास कितना होना चाहिए था भाई 26 होना चाहिए था। कितना है इसके पास 25 है, मतलब इसके पास भी क्या है 1 कम है। ये जो इसके पास 1 कम है ये किसके पास गया होगा, ये जो हमारे पास 2 टर्म्स बची हैं इनमें से किसी एक के पास। अगर 28 की बात करूं तो 28 के पास कितना है भाई 28 के पास 28 है, बट होना कितना चाहिए था 26 होना चाहिए था। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो टर्म है 4th टर्म है इसने अपनी वैल्यू से 2 नंबर ज़्यादा रखे हुए हैं। इसके पास 26 होना चाहिए था, इसके पास है कितना भाई 28। तो क्या मैं कह सकता हूँ इसने 2 नंबर जो हैं वो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। तो ये जो 2 नंबर इसके पास एक्स्ट्रा हैं वो कहाँ से आए होंगे, ये जो चारों टर्म्स हैं इन चारों टर्म्स में से किसी एक टर्म से आए होंगे। जी हाँ, तो अब देखिए भाई अगर मैं इन सभी ये जो डिफरेंसेस हैं इनको ऐड करूंगा तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। -3 -1 कितना आ गया -4 आ गया। -1 और -3 कितना हो गया भाई -4।
इस -4 का मतलब भाई आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, इस -4 का क्या मतलब है कि मैंने इन सारी की सारी चारों की चारों टर्म्स को कितना कितना देना था भाई, 26 26 देना था। बट इनके पास कितना कम है, 4 कम है। इनके पास कितना कम है भाई, 4 कम है। ये जो इनके पास 4 कम है, वो जो 4 कम है वो किसके पास होगा, वो इस 5th टर्म के पास होगा। इस 5th टर्म के पास पहला कितना है भाई, 26 है। मैंने क्या कहा था, मैंने सभी को कितना दे दिया भाई, 26 26 दे दिया। इस x के पास 26 तो अपना है ही है, और ये जो 4 इनके पास कम है वो भी किसके पास होगा, इसी x के पास होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू क्या है भाई, 26 तो इसके पास है ही है। ये जो 4 इन्होंने छोड़ा हुआ है वो भी किसके पास होगा, इसी x के पास। तो ये जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 30। आई होप ये मेथड से भी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया। आपने कुछ नहीं करना, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन चारों टर्म्स को अगर मैं ऐड करूंगा, अगर यहाँ पर माइनस हुआ तो एवरेज में क्या हो जाएगा, वही चीज ऐड हो जाएगी। तो अगर यहाँ पर प्लस का हुआ तो वही क्या हो जाता, एवरेज से माइनस हो जाता। तो बेसिकली डायरेक्टली आप जहां से भी क्वेश्चन को कर सकते थे। एवरेज कितनी दी हुई है अभी, 26, मतलब इस x की वैल्यू 26 से क्या होगी, या तो ज्यादा होगी या कम होगी, या 26 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि इनके पास कितना है। तो यहाँ पर मैंने कितना देखा भाई, इसके पास कितना कम है, 3 कम है, इसके पास 2 कम है, इसके पास कितना कम है, 1 कम है, इसके पास कितना ज्यादा है भाई, 2 ज्यादा। इनको ऐड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो, तो कितना आ गया, -4। तो यहाँ पर अगर -4 है तो वो 4 क्या हो जाएगा, एवरेज में ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पर +4 होता तो वही 26 से क्या हो जाता, माइनस। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आती भाई, 22 आ जाती। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये पता चल गया। उसके बाद उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है भी, वो बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि एसएससी सीजीएल मेंस में वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 11 टर्म्स आउट ऑफ 12 टर्म्स इज 95, कि 12 टर्म्स में से पहली जो 11 टर्म्स की एवरेज है वो कितनी है अभी, 95 है। उसके बाद इफ द 12th टर्म इज 33 मोर देन द एवरेज ऑफ all 12 terms, then find 12th term। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 12 में से जो पहली 11 टर्म्स हैं, पहली 11 टर्म्स की जो एवरेज है वो कितनी है भाई, 95 है, 95 है। उसके बाद ये जो 12वीं टर्म है, 12वीं टर्म भाई 12 की 12 जो टर्म्स की एवरेज होगी, हमारे पास कितने नंबर हैं भाई, 12 नंबर है। 12 में से 11 नंबर की एवरेज कितनी है, 95 दे रखी है। और ये जो 12वीं टर्म है, 12वीं टर्म 12 की 12 टर्म की जो एवरेज है उससे कितनी ज्यादा है भाई, 33 ज्यादा है, 33 ज्यादा। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, इन 12 टर्म्स की जो हमारे पास 12वीं टर्म की वैल्यू है उसकी वैल्यू बताइए, 12th टर्म बताइए क्या होगी। तो देखिए भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले 11 टर्म्स की एवरेज दी हुई है, 12वीं जो टर्म है वो 12 की 12 टर्म्स की जो एवरेज है उससे कितनी ज़्यादा है भी, 33 ज़्यादा है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने वही 12वीं टर्म फाइंड करनी है। तो देखिए आपको पता होगा कि एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए अगर 12 टर्म की बात करूं, अगर मैं सम की बात करूं कि 12 की 12 टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा, तो देखिए भाई पहली 11 टर्म की जो एवरेज है वो कितनी है, 95 है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पहली 11 टर्म का जो सम होगा वो 95 इंटू 11 होगा। जी हाँ, मैं कह सकता हूं कि अगर उन्होंने 11 टर्म्स की एवरेज 95 दे रखी है तो पहली 11 टर्म का जो एवरेज है
सॉरी पहली 11 टर्म्स का जो सम है वो कितना होगा भाई 95 इंटू 11 होगा। तो अगर मैं इसमें 12वीं टर्म को जोड़ दूं, 12th टर्म को जोड़ दूं, तो क्या हो जाएगा, उन 12 की 12 टर्म्स का सम हो जाएगा। तो ये जो 12वीं टर्म है वो 12वीं टर्म क्या है भाई, 12 की 12 टर्म्स की जो एवरेज है, 12 की 12 टर्म्स की जो एवरेज है उससे कितना ज्यादा है भाई 33 ज्यादा है। बट 12 की 12 टर्म्स की जो एवरेज है वो तो मुझे नहीं पता। तो क्या मैं 12 की 12 टर्म्स की जो एवरेज है उसको x मान सकता हूं? तो अगर 12 टर्म्स की एवरेज x है और जो 12वीं टर्म है वो कितनी ज्यादा एवरेज से 33 ज्यादा, तो मैं कह सकता हूँ ये जो 12वीं टर्म है वो x प्लस 33 होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई, ये सभी टर्म्स का 12 की 12 टर्म्स का क्या आ गया, सम आ गया। क्योंकि 11 की एवरेज कितनी थी भी 95, तो पहली 11 का सम कितना हो गया 95 इंटू 11। अगर मैं 12वीं टर्म भी ऐड कर दूं, ये क्या आ गया भाई 12 की 12 टर्म का सम आ गया। तो ये किसके बराबर होगा, ये सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू क्या होगी, एवरेज होगी। तो सम हमारे पास आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है भाई, हमारे पास 12 टर्म्स है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 12 है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12, तो इनकी एवरेज कितनी है, मैंने क्या माना था अभी 12 की 12 टर्म की जो एवरेज है वो क्या है x है। तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर। तो सम डिवाइड बाय नंबर इज इक्वल टू एवरेज। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ 95 इंटू 11 प्लस एक्स प्लस 33, ये 12 जो है x से मल्टीप्लाई होकर कितना बना देगा अभी 12x। उसके बाद देखिए भाई हमने कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी, 95 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे, बाद में फिर आप उसे कटाते फिरोगे या आप कैंसिल आउट कराते फिरोगे, ऐसी कोई भी ज़रूरत नहीं है हमारे। हमने क्या करना है 95 इंटू 11 प्लस एक्स प्लस 33, ये जो x है वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 95 इंटू 11 प्लस 33 इज इक्वल टू 12x से अगर मैं x माइनस करूँगा तो क्या आ जाएगा 11x आ जाएगा। तो यहीं से मैं क्या कर दूंगा, इसे डिवाइड कर दूंगा। तो जो x की वैल्यू है तो मैं कह सकता हूँ कि 95 इंटू 11 प्लस 33 डिवाइड बाई 11 हो जाएगी, ये 11 है इसके नीचे। तो देखिए अगर मैं इसे अलग करके डिवाइड करूंगा कि ये जो 11 है 11 यहाँ पर मैंने अलग लिख दिया, यहाँ पर अलग लिख दिया, ये 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा या कितने पे जाएगा 3 पे। तो x की जो वैल्यू है 95 प्लस 3 कितनी आ गई 90। हमारे पास x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई 98 आ गई। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है 12वीं टर्म पूछ रहा है, और 12वीं टर्म एवरेज से कितनी ज़्यादा है भाई x से कितनी ज़्यादा है 33 ज़्यादा। मतलब ये जो 12th टर्म है हमारे पास, 12th टर्म जो है वो x कितनी ज़्यादा है भाई x से कितनी ज़्यादा है 33 ज़्यादा, और x की वैल्यू कितनी है ये 98। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 98 प्लस 33 इज इक्वल टू 131 होगी। जी हाँ, हमारे पास जो 12th टर्म निकल कर आई है वो कितनी निकल कर आई है अभी 131। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि 12वें टर्म की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भाई हमारे पास 131। यही क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए इसी क्वेश्चन को मैं जो हमारे पास दूसरा मेथड है उससे अच्छी तरह से सोल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को आसान बना सकते हैं, इजी वे से हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने हमें क्या दिया हुआ है अभी, पहली 11 टर्म्स की जो एवरेज है, 12 टर्म्स हमें दी हुई हैं, 12 में से जो पहली 11 टर्म है उनकी एवरेज क्या है भाई 95। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि पहली 11 की 11 टर्म्स हर एक टर्म क्या होगी 95 95 95 होगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, पहली टर्म भी 95, दूसरी भी 95, तीसरी भी 95, अप टू 11th टर्म तक जो वैल्यू है वो कितनी है 95 कह सकता हूँ भाई। ये जो 12वीं टर्म है वो क्या है x प्लस 33। 12वीं टर्म के पास 12 की 12 की जो एवरेज है उससे कितना ज़्यादा है भाई 33 ज़्यादा है। तो मैंने 12 टर्म की एवरेज क्या मान ली x मान ली, और इसके पास x से कितना ज़्यादा है भाई 33 ज़्यादा है। तो आप एक बात बताइए कि एवरेज अगर 12 की 12 टर्म्स की एवरेज x है तो सभी टर्म्स के पास x होना चाहिए था। जी हाँ, मैं अगर कह रहा हूं कि मेरे पास 12 टर्म है और 12 टर्म्स की जो एवरेज है x है, तो सभी टर्म्स की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए थी भी x होनी चाहिए थी।
पहली 11 के पास कितना है भाई, इक्वल नंबर है 95 है, बट 12वीं टर्म के पास x तो है, उससे कितना एक्स्ट्रा है भाई, 33 एक्स्ट्रा है। ये जो 33 एक्स्ट्रा है ये कहाँ से आया होगा भाई, ये जो 12th टर्म हमारे पास x प्लस 33 दी हुई है, ये जो 33 इसके पास एवरेज से ज़्यादा है वो कहाँ से आया होगा, ये जो 33 एक्स्ट्रा है वो भाई इन्हीं 11 टर्म्स में से आया होगा। तो अगर ये 33 कितने में से आया, 11 टर्म्स में से, 33 कितनी टर्म्स में से आया, 11 टर्म्स में से, तो एक टर्म से कितना आया होगा भाई, 3 आया। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो 33 है, 33 क्या होगा, 11 टर्म्स में डिवाइड होगा, तो हर एक टर्म को कितना जाएगा भाई, 3 जाएगा। ये जो 11 टर्म है हर एक के पास कितना है, 95 है, अगर मैं हर एक को 3 दे दूंगा तो सभी के पास कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, और इसके पास तो एवरेज पहले से ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं, ये जो x है, x की वैल्यू कितनी है भाई, 98 है, मतलब ये 12 की 12 जो टर्म्स है, 12 टर्म्स की जो एवरेज है वो कितनी है भाई, 98। बट पूछा क्या गया क्वेश्चन में हमसे, क्या 12वीं टर्म बताइए, 12वीं टर्म इस एवरेज से कितनी ज्यादा है भाई, 33 ज्यादा है। तो अगर मैं 12वीं टर्म की बात करूं, 12th टर्म की बात करूं, तो 12th टर्म कितनी होगी भाई, 98 प्लस 33 मतलब 130। तो ये सेकंड मेथड था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। आई होप कि आपको ये मेथड भी अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भाई बता सकते हैं, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई हो। तो आज की क्लास के लिए भाई इतना ही। देखिए ये मेरी फर्स्ट ऑनलाइन क्लास है, मैं ऑफलाइन बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे 4 से 5 सालों का एक्सपीरियंस है अभी ऑफलाइन क्लासेज में। तो देखिए अगर आपको किसी भी तरह का इशू आ रहा होगा इस वीडियो में, मुझे पता है भी कमियाँ होंगी, तो जो भी कमी होगी वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कह सकते हैं। अगर कोई साउंड का इशू है या लाइटिंग का इशू है या मेरी राइटिंग का इशू है, तो राइटिंग का इशू तो मैं नहीं सोल्व कर सकता, लाइटिंग और साउंड का इशू मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। तो थैंक यू वेरी मच।